जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 2026 में। वैकेंसी 2025 की है जो कि 2026 में आने वाली है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ए टू जेड मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, कब से इसमें अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म अप्लाई करके भूल जाते हैं। लेकिन किस तरीके से आपको तैयारी करना है, सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि आखिर में इस वैकेंसी में आप अप्लाई करते हो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको शायद किसी वैकेंसी की या फिर पोस्ट की जरूरत नहीं होती है और फिर वो उसमें अप्लाई कर देते हैं एंड बाद में जब वहां पर उनको काम करना पड़ता है तो फिर उस पोस्ट पे या तो दूसरे को वो बोलते हैं कि नहीं भाई, रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट तो बहुत बेकार होती है, यहाँ पर काम ही काम होता है। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी है, लेवल 1 की वैकेंसी है, यानी कि एंट्री लेवल की जो वैकेंसी होती है रेलवे में, आप इसको मान सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज में काम करना रहता है, जैसे पॉइंट्समैन, इसके अलावा ट्रैक मेंटेनर। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग काम होते हैं जिसमें आपको एज हेल्पर यहाँ पर काम करना होता है। वैकेंसी काफी अच्छी है, यहाँ पर 22,000 आपकी न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि जिसके लिए आप 21 जनवरी 2026 से लेके 20 फरवरी 2026 के बीच में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है 22,000। अब 22,000 वैकेंसीज सभी नहीं है, 22,000 वैकेंसीज में आपकी अलग अलग जोन वाइज यहाँ पर डिवाइडेड है। जैसे आरआरबी भोपाल में अलग है, आरआरबी मुंबई में अलग है। तो सभी तरीके से हर वैकेंसी को यहाँ पर अलग अलग जो जोन है उसमें बांटा गया है, आरआरबी में बांटा गया है। तो जिस भी आरआरबी से आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पे जितने भी वैकेंसीज होंगी उसी में आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि टोटल 22,000 वैकेंसी तो है, लेकिन वैकेंसी आपको आपके जोन में काफी कम देखने को मिलेगी। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, ग्रुप डी की पोस्ट है तो यहाँ पर सभी 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आपने कुछ भी किया हो उससे कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर बस आपके पास में 10th का जो सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए पास की, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आपकी एज लिमिट क्या है? देखिए, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 से 33 साल के सभी जनरल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी से जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन अलग से मिल जाएगा। वहीं एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन अलग से दिया जाता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म फी देना होगा। तो फॉर्म फी की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 500 रुपये फॉर्म फी है। अगर आप सीबीटी जो एग्जाम होगा वो दे देते हो तो यहाँ पर आपको 400 रुपये जो आपकी फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। वहीं एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं, इनके लिए 250 रुपये रखी गई है। अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हो तो आपकी 250 की 250 आपको बैंक अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। देखिए, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपका लिया जाएगा एग्जाम, जो कि संभावित है। कम से कम आपको मिनिमम मेरे हिसाब से 7 से 8 महीने का वेट अभी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ, यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन 7-8 महीने बाद जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर आपका 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर एक गलत उत्तर आप देते हो तो 0.33 आपके जो नंबर है वो सही में से कट कर लिए जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मेनली आपके 4 ही सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। अब इसमें मैंने जीके क्यों नहीं बोला है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में 2024 की वैकेंसी का एग्जाम हुआ है, इसमें करंट अफेयर ही आपका मेनली आ रहा है। जीके वगैरह से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अगर आएंगे भी तो 2-3 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो। यानी कि देखो, मैथ्स में यहाँ पर 25 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग की बात करें तो 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आते हैं, ये भी आपकी 25 नंबर की यहाँ पर पूछे जाने वाली है। करंट अफेयर्स आपका 20 नंबर का आएगा। और इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें मेनली पूरा आपका करंट अफेयर्स ही था।
यानी जीके वगैरह का कोई काम नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ो, बिल्कुल 1 साल का दबाक है। नंबर वाइज इसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए, सिलेबस तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्ड में नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन जनरली 10th जो स्टैंडर्ड होता है, इसके मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। डिटेल्ड में आप आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है जब आएगा उस पर आप देख सकते हो। देखिए, सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में यहाँ पर 3 गुना कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी है, जैसे 22,000 वैकेंसी है, तो इससे 3 गुना कैंडिडेट्स को पीईटी के लिए बुलाया जाता है। देखिए, पीईटी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो पीईटी लिया जाता है, इसमें आपको 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी तय करना रहता है 2 मिनट के अंदर में। इसमें कोई भी आपको चांस नहीं दिया जाता, यानी कि सिंगल चांस में आपको इस वजन को गिराना नहीं है, बिना गिराए इसको पार लगाना है। इसके अलावा 1,000 मीटर की यहाँ पर आपकी रनिंग होती है, जिसमें 4 मिनट 15 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 किलो वजन को उठाकर 100 मीटर की डिस्टेंस को तय करना रहता है 2 मिनट के अंदर में। इसमें भी आपको एक ही चांस दिया जाएगा, यानी कि एक बार अगर आप इसमें बीच में कहीं गिरा देते हो तो फिर आपको दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। 1,000 मीटर की यहाँ पर रनिंग आपकी भी होती है, जिसमें 5 मिनट 40 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये हमने बात कर ली है यहाँ पर वैकेंसी की। वैकेंसी के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, सिलेक्शन स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए, जिससे कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। देखिए, 2024 में भी हो सकता है आपने एग्जाम दिया हो, या फिर हो सकता है आप पहली बार रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो। आप सभी के लिए ये मेरी कुछ टिप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इनको फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो रेलवे में आ चुका है सबसे पहले उसको निपटाओ। वो जरूर से रिपीट होगा। रेलवे में जो क्वेश्चंस हैं काफी हद तक यहाँ पर रिपीट होते हैं। आप मैथमेटिक्स के ले लो, रीजनिंग के ले लो, साइंस के ले लो। अब वैल्यू वगैरह तो ये चेंज होती रहती है, लेकिन टॉपिक रिपीट होते हैं। लास्ट 5 ईयर्स के जो पीवाईक्यू हैं, इनको आपको सबसे पहले निपटाना, ये सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको पता होगा ही, यहाँ पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट में तो भर भर के यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। वैल्यू वगैरह चेंज होती रहती है, लेकिन आपकी ट्रिक्स वगैरह और क्वेश्चन वगैरह रिपीट होते रहते हैं। अब करंट अफेयर एक अलग ही टॉपिक है, तो वहां पर तो इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपका जो टारगेट है वो यही होना चाहिए कि आपको पीवाईक्यू कंप्लीट करना है। पीवाईक्यू कंप्लीट करने से एक फायदा आपको ये भी मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस रेलवे पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन सब चीजों से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। सेकंड जो आपको फॉलो करना है वह सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग भी इस चीज को मैनेज कर सकते हो कि आपका किस सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है, यानी कि कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो आप उसको थोड़ा कम टाइम दो, जो कमजोर है उसको ज्यादा टाइम दो। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि मैथ प्लस रीजनिंग, इन दोनों सब्जेक्ट को आप रेगुलर बेस पर लगाओ। यानी हर दिन आप इसकी प्रैक्टिस करो, चाहे 1 घंटे करो या 2 घंटे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस डेली करना है आपको। दूसरी चीज, साइंस। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप अल्टरनेट डेज पे भी लगाओगे, एक बार अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद अल्टरनेट डेज पे भी आप अगर लगाओगे तो आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। बाकी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो हमारा बच रहा है, आपको डेली यहाँ पर रिवीजन जरूर से करना है। जो भी करंट अफेयर्स के अपडेट हैं उनको जरूर से फॉलो करिए, क्योंकि करंट अफेयर आपके 20 नंबर का भाई साहब पूछा जा रहा है रेलवे में। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका बन चुका है। हालांकि टाइम भी काफी ज्यादा लगता है इसको पढ़ने में, लेकिन डेली अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप 7 घंटे या 8 घंटे आपको लगातार पढ़ना ही पड़ेगा 6 महीने तक। ये तो मेरा सजेशन आपको नहीं रहेगा, क्योंकि ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक पढ़ पा रहे हैं और आपका अभी वर्तमान में लेवल क्या है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, आपको कंसिस्टेंसी जरूर मैनेज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन पढ़ लिया और फिर बीच में 8-10 दिन गायब हो गए, कहीं शादी में चले गए या कहीं पे भी। ये एक गलत प्रैक्टिस है, इसलिए इस चीज का आपको जरूर से ध्यान रखना है। जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ो, क्योंकि टाइम आपका जरूरी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बीच में आप गायब हो गए 2-4 दिन के लिए तो फिर वो सब कुछ बेकार हो गया। इस टाइप से भी आपका नहीं होना चाहिए, इसलिए टाइम से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। इसके अलावा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है मॉक टेस्ट। क्या होता है कि स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमें कितने मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो देखिए, मॉक टेस्ट का मैं आपको बता देता हूँ।
जब भी आपका सिलेबस आपको लगे कि हाँ मेरा सिलेबस 50% कंप्लीट हो चुका है, तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में आपके नंबर नहीं आएंगे, काफ़ी कम आएंगे, हो सकता है अच्छे आ भी जाएं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके नंबर नहीं आएंगे। अब नंबर आपके एकदम से भी नहीं बढ़ जाएंगे कि भाई आपने 1-2 महीना तैयारी कर ली और आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा आने लगे। हर दिन की प्रैक्टिस ही आपको स्ट्रोंग बनाती है। वीक में आपको 2 मॉक टेस्ट जरूर से लगाना है। मॉक टेस्ट के लिए आप देखिए, मेरी तरफ से तो टेस्ट बुक ही रिकमेंडेड है, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते में पूरे साल के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जहाँ से भी मॉक टेस्ट लगाना चाहें लगा सकते हैं। एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप जैसे किसी कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ के मॉक टेस्ट थोड़े अवॉइड करें। दूसरी कोचिंग या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट लगाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मॉक टेस्ट लगाना ही नहीं है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसका एनालिसिस करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आखिर आपके अंदर कमी क्या है। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ जो हर स्टूडेंट यहाँ पर कॉमनली करते ही करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि आप वैकेंसी में अप्लाई कर देंगे और उसके बाद भूल जाएंगे कि वैकेंसी आई हुई थी। जब एग्जाम डेट आएगी तब आपको याद आएगा कि अरे मैंने इसमें अप्लाई किया था। और यही चीज अभी जो वैकेंसी निकली है 2024 वाली, इसमें हुआ था। आपने देखा होगा 1,08,00,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और एग्जाम देने मात्र 50% से भी कम स्टूडेंट ही जा रहे हैं, यानी कि आधे से भी ज्यादा स्टूडेंट गायब है। तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप अप्लाई कर दो और बाद में जब एग्जाम डेट आए तो फिर सोचो कि अब पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन किस लेवल पर पहुंच चुका है आपको पता ही होगा। इसलिए अगर आप अप्लाई करते हो तो सीरियस तरीके से अप्लाई करो, अदरवाइज अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ही इसमें अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि बस वैकेंसी आ गई, 22,000 वैकेंसी दिख रही है, काफी अच्छा नंबर दिख रहा है। मतलब काफी अच्छा तो मैं भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ग्रुप डी में भाई 1-1 लाख तक वैकेंसी आई है, तो काफी अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिख रही हो तो सोचो कि इसमें कहीं हो जाए तो अप्लाई कर देता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें तो ही बेटर होगा मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। देखिए, एक मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं करंट अफेयर्स को लेके, अभी पहले तो करंट अफेयर्स मतलब इतना ज्यादा रेलवे में नहीं आता था, लेकिन अभी बहुत अच्छे से, मतलब ग्रुप डी में तो 20-20 नंबर का यहाँ पर करंट अफेयर आ रहा है। तो लास्ट टाइम के लिए इसको बिल्कुल मत छोड़ना कि बस जब एग्जाम होगा उस टाइम पर 1-आध महीने में पढ़ लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना ही है तो डेली 1 घंटा दे दीजिए, लेकिन अच्छे से उसको अभी से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़िए, तभी कुछ होने वाला है। इसके अलावा ज्यादा सोर्सेस का यूज आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कोई सब्सक्रिप्शन कहाँ से ले लिया, कोई सब्सक्रिप्शन कहाँ से ले लिया, मतलब अलग अलग जगह से आपको तैयारी नहीं करना है। ये काफी सारे स्टूडेंट करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है किसी प्लेटफॉर्म पर और कोई दूसरा सब्जेक्ट कोई दूसरा टीचर दूसरी जगह पढ़ा रहा है तो वो मत करिए, लेकिन ये कर सकते हो आप। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक सब्जेक्ट को 2-2 3-3 जगह से पढ़ रहे हो, तो उससे आपका ही टाइम कहीं ना कहीं जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और थर्ड, आपको सोशल मीडिया पर जितना कम से कम हो सके उतना टाइम देना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका 2 घंटे 3 घंटे दिन के यूं ही निकल जाएंगे। इन सभी चीजों का आपको जरूर से ध्यान रखना है। देखिए, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ के पीछे भी काफी सारे स्टूडेंट भागते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, पहले से हम डिसाइड कर लें। भाई, कट ऑफ को कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर कोई भी आपको कट ऑफ के बारे में अभी से बता रहा है कि इतने आप टारगेट कर लो, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ी बना रहा है। देखिए, कोई भी कट ऑफ को एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है। अभी जो 2024 की वैकेंसी है उसकी कट ऑफ आएगी, उसके बाद से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। देखिए, कट ऑफ एक चीज पर डिपेंड तो करती नहीं है कि मैं आपको बता दूं भाई 80 जाएगी, 70 जाएगी, 60 जाएगी। कट ऑफ आपकी वैकेंसी, जो एग्जाम है, कितने स्टूडेंट्स ने दिया है, किस टाइप के स्टूडेंट्स ने दिया है, इसके अलावा जो एग्जाम का लेवल है वह आपका क्या रहा है, इन सभी चीजों पर डिपेंड करती है। तो कट ऑफ को कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ मिनिमम जो आप टारगेट कर सकते हो, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं आप सभी 75+ जरूर से अपना टारगेट लेके चलें। इतना तो आपको करना है। इससे ज्यादा हो रहा है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 75 आप जनरल कैटेगरी के लिए टारगेट कर सकते हो। देखिए, एक एवरेज स्टूडेंट भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर कर सकता है अगर आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी से आपने कर ली तो, वो भी पहले अटेम्प्ट में। अब आपको अलग अलग चीजों के ऊपर नहीं भागना है, जैसे पीवाई को आपको फॉलो करना है,
एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करिए साइंस के लिए, डेली रिवीजन करिए। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट लगाइए और ज़्यादा बुक्स को एक साथ मतलब इकट्ठा करके नहीं पढ़ना है कि ये बुक भी पढ़ लूँ, वो बुक भी पढ़ लूँ। इन सब से आपका मैक्सिमम टाइम खराब होगा, इसलिए अच्छे सोर्सेज की बुक पढ़ो जिनसे आपको भी बेनिफिट मिले और आपका समय भी बचे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दें जो कि घर पे बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उससे अच्छा है आप रेलवे ग्रुप डी का ये फॉर्म भर दो और 5-6 महीने की प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को दे लो, जिससे कि शायद आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। देखिए इस तरीके से अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में 7 से 8 महीने इस एग्जाम को टारगेट करके इसकी प्रिपरेशन कर लेते हो, अभी से आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। जनवरी में इसकी अभी 21 जनवरी से वैकेंसी के लिए अप्लाई होने वाले हैं, तो अभी से इसमें लग जाओ तो आपका इस बार सिलेक्शन पक्का हो सकता है रेलवे ग्रुप डी में। 7-8 महीने में आप अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यू लगा लो। अगर आप 6-7 घंटे भी इसमें दे देते हो तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए टाइम खराब करने से अच्छा है कि आप कुछ कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर से पहुंचा देना जो कि घर पे बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस उनको शायद इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए और वो इस वैकेंसी में अप्लाई करके शायद सीरियस तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।